लगातार लोगों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और हर सवाल का जवाब देने का काम हमारी तरफ से हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों को सवाल पूछने हैं और उन सवालों का अगले वीडियो में हम लोग जवाब देंगे। अभी जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं उन सवालों का क्रमबद्ध तरीके से जवाब देने का काम हम शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है एमडी राम, क्या राजनीतिक आरक्षण से दलाल और भड़वे तलवे चाटने वाले लोग संसद और विधानसभा में चुनकर जाते हैं? क्या इन SC ST OBC के लोगों से हमें नुकसान होता है? 24 सितंबर 1932 को जबरदस्ती से हम लोगों के ऊपर पूना पैक्ट गांधी और कांग्रेस के द्वारा थोपा गया और वो जो पूना पैक्ट था वो पूना पैक्ट भारत के संविधान में आर्टिकल 330 और 332 के तहत आज भी लागू है। तीन 330 और 332 में एक और कमी है, वो पूना पैक्ट में नहीं थी। पूना पैक्ट में 2 बार इलेक्शन होता था। पहली बार प्राइमरी इलेक्शन होता था और ये प्राइमरी इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जिसके तहत फाइनल इलेक्शन में लड़ने के लिए कौन कैंडिडेट होना चाहिए वो वरीयता क्रम के अनुसार डिसाइड होता था। मगर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उसके बाद पूना पैक्ट रद्द करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का आंदोलन था। मगर गांधी और कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर भारत के टुकड़े करने की योजना बनाई और उसके अंतर्गत उन्होंने समझौता किया अंग्रेजों के साथ में। उस समझौते के तहत ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आज़ाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं दिया जाएगा। यदि अंग्रेज इस शर्त को मानते हैं तो हम भारत के टुकड़े करने की योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी जो नई जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो रही है उसके अनुसार इसके अलावा और भी बहुत सारे गुप्त समझौते गांधी और नेहरू के द्वारा अंग्रेजों के साथ किए गए और अगर न ऐसा नहीं किया गया होता तो 84 में दरबार साहब अमृतसर पर, जो सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र था, उस पर जब इंदिरा गांधी ने मिलिट्री का हमला करवाया, उस हमला करने वाले मिलिट्री में अंग्रेजों की भी मिलिट्री शामिल थी। जब देश आज़ाद हो गया
भारत एक सॉवरेन कंट्री हो गया, तो फिर किस समझौते के तहत अंग्रेजों ने मिलिट्री में ब्राह्मणों को साथ सहयोग किया? कौन सा ऐसा गुप्त समझौता था? ये गुप्त समझौता था, उसी के तहत 84 के स्वर्ण मंदिर पर दरबार साहब पर हमला करने का काम करने में अंग्रेजों के मिलिट्री ने साथ सहयोग दिया था। इससे सिद्ध होता है। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने आजाद भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जबरदस्ती से पूना पैक्ट लागू कर दिया। 2 बार इलेक्शन का सिद्धांत भी खत्म कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की जो भी पार्टियां भारत में हैं, अभी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, उनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्व सीट पर SC ST के लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार मिला हुआ है। वो उसको नॉमिनेट करते हैं और नॉमिनेट किए हुए आदमी को ही चुनवा कर लाते हैं। तो हमारे जो भोले भाले लोग हैं, उनको लगता है कि ये MLA है, MP है, यही हमारा नेता है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया है कि ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट से दलाल और बड़वे चुनकर जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, ये जो 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे, उनमें ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उन्होंने एक अंग्रेजी का शब्द यूज किया है, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू, टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू। एजेंट का मतलब है दलाल और भड़वे, टूल का मतलब है ब्राह्मणों के हाथ का हथियार जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, स्टूज का मतलब है पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा। ऐसे कई शब्द बाबा साहब आम्बेडकर ने यूज किए हैं और ये लिखित रूप से उपलब्ध है। इससे भी बात आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। बाबा साहब आम्बेडकर जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी मांग लोकतंत्र में रियल रिप्रेजेंटेशन हासिल करने की थी। तो रियल रिप्रेजेंटेशन की जगह अंग्रेजों ने, ब्राह्मणों ने दलाल और भड़वे हम लोगों को दिए। ये दलाल और भड़वों को आधार बनाकर इन लोगों को आजाद भारत में गुलाम बनाकर रखा गया है। तो इसकी वजह से हमारा संविधान अमल में नहीं लाया जा पा रहा है। इसकी वजह से संविधान के हमारे अधिकार अमल में नहीं लाए जा रहे। इसकी पूना पैठ की वजह से और दलाल और भड़वों की वजह से हमारी गरीबी खत्म नहीं हो रही है, हमारी भूखमरी खत्म नहीं हो रही है, हमारी शिक्षा की समस्या खत्म नहीं हो रही है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई बहुत सारी जानकारी है, वो इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं तो काशीराम जी ने दी चमचा एज नाम का किताब लिखा। उस चमचा एज में सारी किताब ये जो अलग अलग है बाबा साहब की, उनमें से महत्वपूर्ण सारे सबूत इकट्ठा करके चमचा एज में लिखे गए हैं। उसकी अंग्रेजी कॉपी, हिंदी कॉपी, अलग अलग भाषाओं की कॉपी उपलब्ध है। इस कॉपी को आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जिससे आप लोगों को जानकारी मिल सके। दूसरा सवाल है राजेश कुमार। जय भीम, जय मूल्यवासी सर। मैं राजेश कुमार, जिला मुंगेर, राज्य बिहार से।
मैं इस बात से आश्वस्त होना चाहता हूं कि यह जो वर्तमान सरकार है वह कोरोना के बहाने बहुजनों को ऐसी स्थिति तक लाना चाह रहा है कि बहुजन मनुवाद का विरोध करने की स्थिति में नहीं रह पाए। क्योंकि कोरोना के बहाने वर्तमान सरकार बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन किया, बहुतों को हॉस्पिटल में कैद किया, बहुत सारे बहुजन भूख से तड़प रहे हैं, बहुत सारे घर के अंदर बंद है। वर्तमान सरकार लगातार बहुजनों को शक्ति का ह्रास करता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान सरकार बहुजनों को कमजोर कर अपने विरोध को कुचलने का काम कर रही हो। आप लोगों ने आपने एक सवाल में बहुत सारी बातें कही है। इसके बारे में मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि आप अपने दुश्मनों से क्या चाहते हो। दुश्मन तो दुश्मनी ही करेगा, दुश्मन आप पर उपकार तो कर नहीं सकता, दुश्मन आपके विरोध में षड्यंत्र ही करता रहेगा। वो आपके साथ आजाद भारत में अब तक न्याय नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा। इसलिए हमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को सारे देश भर में जगाना होगा, जिनकी संख्या 85% है। और यदि हम लोग 85% लोगों को जगा लेते हैं और आंदोलन के लिए 15% लोगों को तैयार कर लेते हैं तो इस देश में जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि 15% ये जो 85% लोग हैं 138 करोड़ में 100 करोड़ से ज़्यादा है। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है उसमें 15% जो है वो 15 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक का आंकड़ा बनेगा। अगर इतने लोग सड़कों पर उतर जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण हो सकता है। यदि आप इस पर ध्यान दो और ऐसा आंदोलन निर्माण करने की कोशिश करो इधर उधर देखते रहने के बजाय, जब आप ऐसा आंदोलन निर्माण करोगे तो आपका दुश्मन आपकी चरणों पर गिर जाएगा, आप उसको परास्त करने में कामयाब हो सकते हैं। इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा सवाल है राजेश कुमार जी का। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति का होना अति आवश्यक होता है। हम सभी सामाजिक क्रांति के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक क्रांति को मजबूती देने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का देश में भ्रमण करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना आवश्यक हो गया है। कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो सिद्धांत बताया है कि चंद्रगुप्त की राजनीतिक क्रांति होने के पहले बुद्ध ने वैचारिक क्रांति कर दी थी। सिखों की राजनीतिक क्रांति निर्माण होने के पहले गुरु नानक देव जी ने और 10 गुरुओं ने मिलकर मन और मस्तिष्क में क्रांति कर दी थी। यूरोप में जो प्यूरिटनवाद का आंदोलन चला उसने समस्त यूरोप को राजनीतिक क्रांति में परिवर्तन करने के लिए आधार बनाया। जो मध्य पूर्व देश थे, अरब देश थे, जहां बड़े पैमाने पर जाहिलत थी, मोहम्मद साहब ने वहां पर वैचारिक क्रांति की और मन और मस्तिष्क को आज़ाद किया। जब वो मन और मस्तिष्क जो जकड़ा हुआ था उसको आज़ाद किया तो अरब एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित हो गया। ये सारे उदाहरण बाबा साहब आम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में दिए और कंक्लूजन में कहा कि राजनीतिक क्रांति होने के पहले मन और मस्तिष्क को मुक्त करने की जरूरत है और ये करने के लिए वैचारिक जागरण होने की आवश्यकता है। इस पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा।
कोमल माने, जय मूल्यमासी सर। आज के तारीख में व्यवस्था पर 100% ब्राह्मणों का कब्जा है। दुनिया में जन आंदोलन से तख्तापलट होने के बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर दुनिया में जो भी जन आंदोलन हुए उसमें जन आंदोलन करने वाले लोग और जिनके खिलाफ आंदोलन किए गए वह शासक लोग दोनों उस देश के मूल निवासी थे। भारत में शासक विदेशी ब्राह्मण हैं और जन आंदोलन करने वाले लोग इस देश के मूल निवासी है। विदेशी ब्राह्मण इतने आसानी से हमारे हाथों में व्यवस्था देने वाले नहीं हैं, ये सभी जानते हैं। वह हमारे लोगों की लाश गिराकर ही रहेगा। ऐसे में क्या अहिंसात्मक जन आंदोलन सफल होगा? क्या हमें हथियारबंद आंदोलन करना पड़ सकता है? आज़ादी हासिल करने के दुनिया वालों ने 2 रास्ते बताए हैं, एक हथियारबंद आंदोलन, एक जन आंदोलन। जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे और उन विदेशियों को सारे भारत के लोगों को जन आंदोलन के लिए इकट्ठा करके भगाया गया, ये इतिहास में एक उदाहरण है। यदि हम लोग जन आंदोलन का निर्माण कर लेते हैं तो हम भी आज़ादी ब्राह्मणों से हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं हथियारबंद आंदोलन करने के समर्थन में नहीं हूँ, जन आंदोलन करने के समर्थन में हूँ। इसलिए जन आंदोलन करने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। जन आंदोलन कैसे होगा? जन आंदोलन के लिए मास मीडिया की ज़रूरत है। मास मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सैटेलाइट चैनल है, वो हमारे विरोध में है। जो प्रिंट मीडिया में अखबार है वो हमारे विरोध में है। जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो हमारे विरोध में है। जो मौखिक मीडिया है वो मौखिक मीडिया हमारे पास है। मौखिक मीडिया की कुछ मर्यादाएं हैं और इसके बावजूद भी आज सारे देश भर में जो जन आंदोलन हो रहा है हमारे द्वारा, तो वो केवल मौखिक मीडिया के द्वारा ही इतना बड़ा मामला हमने खड़ा किया है। 29 जनवरी को जो भारत बंद आपने देखा वो मौखिक मीडिया के द्वारा ही खड़ा किया गया है। मगर इससे बड़ा एक मामला आने वाले समय में आप कर सकते हैं, उस पर पूरा तवज्जो और पूरी ताकत लगानी होगी। वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज दुनिया का ग्लोबल मीडिया है, सबसे बड़ा मीडिया है। इस ग्लोबल मीडिया को हमें पूरी ताकत से खड़ा करने की ज़रूरत है। हमने आने वाले समय में ये सोशल मीडिया निर्माण करने का फैसला किया है और पूरी ताकत लगाकर ये काम किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप लोगों को भी इस दिशा में विचार करना चाहिए और इस काम में जुड़ जाना चाहिए। इससे जन आंदोलन निर्माण होगा और जन आंदोलन से हम लोग आज़ादी हासिल कर सकते हैं। सत्येंद्र कुमार, ब्राह्मण सारे संवैधानिक संस्था पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है, जिसके कारण सारे बहुजन समाज के लोग डर और लोभ के कारण ब्राह्मण के गुलामी से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे लोगों की संख्या SC, ST, OBC माइनॉरिटी की संख्या देश में 85% है और 85% जो लोग हैं उनकी संख्या 140 करोड़, सारे देश भर में लगभग 138 करोड़ जनसंख्या हो गई है और उसमें 15% लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है और उसमें भी क्षत्रिय और वैश्य हमारी मौलिक समस्या नहीं है। हमारी मौलिक समस्या ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों के ऊपर भी अन्याय कर रहा है, वैश्यों के ऊपर भी अन्याय कर रहा है, उनको भी संख्या के अनुपात में अधिकार नहीं दे रहा है और उनको भी ब्राह्मणों से अधिकार मांगना पड़ रहा है। इसलिए 3.5% लोग अगर 137 में निकाले जाए तो 100 करोड़ अगर जनसंख्या मानी जाए तो उसमें 3.5% ही केवल ब्राह्मण है। उसके बाद अगर हम इसे 40 करोड़ माना जाए
तो 40 करोड़ में 3.5% लोग कितने होंगे? 10 करोड़ में 10 करोड़ में ये 3.5% से हिसाब से 10 करोड़ में ये कहा जा सकता है 1 करोड़ में 3.5 लाख, 10 लाख में 1 करोड़ में 3.5 लाख, 10 करोड़ में 35 लाख, 35 35 35 35 तो 105 और 35 1 करोड़ 40 लाख। तो ये जो 40 लाख में 1 करोड़ 40 लाख और 3.5 करोड़, 4 करोड़, 4 और 1 5 करोड़, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ लोग हैं। यदि हम लोग 85% लोग 5 करोड़ माइनस कर दो तो आंकड़ा होता है लगभग 135 करोड़ का। इस 135 करोड़ में हमारे लोग निश्चित रूप से 120 करोड़ से कम नहीं है। अगर 120 करोड़ लोग हमारे हैं तो 120 करोड़ में अगर 15% लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो ये आंकड़ा हो जाएगा 20-22 करोड़ का। अगर ऐसा हुआ तो इस देश में हम बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण कर सकते हैं। ऐसा करने के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से हम इस गुलामी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि 120 करोड़ लोग डरे हुए नहीं हैं। 120 करोड़ लोग लालच में आने वाले नहीं हैं। 120 करोड़ में 100% लोग डर और लालच में आने वाले नहीं हैं। तो आप अपना मकसद पूरा करने के लिए जितने लोग चाहिए उतने आप इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। प्रशांत मौर्य, जय मूल्यवासी। सर, मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मणवाद हिंसा की वजह से जीवित है। इस हिंसावादी ब्राह्मणवाद का मुकाबला अहिंसा के माध्यम से कैसे किया जाएगा? हमारा क्या रवैया होना चाहिए? जन आंदोलन ब्राह्मणों की हिंसा का जवाब है और इसके लिए आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करने के काम पर ध्यान केंद्रित करिए। शोषित कुमार, ग्राम खंतलैया, कानपुर देहात। सर, अभी इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें दिखा रहे हैं कि मेरठ में हिंदू कोड बन चुका है और उस कोड में सारे फैसले मनुस्मृति के आधार पर होंगे। सर, ऐसा होगा तो सर हम लोग क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। अगर ब्राह्मणों ने ऐसा कोड बना लिया है तो ये धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण ही जज होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो जो 52% ओबीसी है वो जल्दी से जल्दी जागृत हो जाएगा। फिर उसको ज़्यादा जगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जागृत हो जाएगा। अगर ब्राह्मणों ने ऐसा किया है तो वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में फिर एक बीजेपी नेता सतीश शर्मा ने एससी समाज की एक लड़की जो हाईकोर्ट में वकील है उसका बलात्कार किया। सर, ऐसा बीजेपी के नेता लगातार बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार बलात्कार कर रहे। इसके लिए सर हम लोग कैसा कदम उठाए? एक तो उसकी सारी डिटेल जानकारी हमारे पास दीजिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आपको मदद करेंगे। उसके परिवार के लोग अगर हमारी मदद चाहते तो मदद करेंगे। मगर अगर आप बलात्कार रोकना चाहते हो, अन्याय रोकना चाहते हो, तो आपका आंदोलन सारे देश भर में मजबूत होना चाहिए। इस पर आप ध्यान केंद्रित करिए। चंद्रकांत नागावकर, जय मूल्यवासी। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन बाहर निकले लोगों की गाड़ियां बिना किसी रसीद के सीज की जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद कोर्ट में पेनल्टी भर के गाड़ी ले जाना, जबकि उस गाड़ी मालिक को कोई रसीद नहीं दे रही है। तो क्या ये कानून के तहत सही है? ये बिल्कुल भी कानून के विरोध में है। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो आप जो पुलिस वाला कांस्टेबल है या इंस्पेक्टर है ऐसा कर रहा है तो एसपी, आईजी, डीआईजी,
आपके गाड़ी का फोटो, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का लाइसेंस नंबर, वो उसके आधार पर आप कंप्लेन करिए, उसकी कॉपी हमारे पास दीजिए, हम अगली कार्रवाई करते हैं। बबलू बहाने, जिनको कोरोना हुआ है या जो पॉजिटिव है उनके नाम क्यों नहीं बताए जाते हैं? वो इस बात को इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इससे विदेशों से जो ब्राह्मण और ऊंचे जाति के लोग आए और उन्होंने कोरोना का फैलाव भारत में किया, ये मालूम भारत के लोगों को ना हो, इसके लिए नाम छुपा रहे हैं। कैलाश चौहान, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने घुमंतु जाति जमाती के लिए क्या काम किया? पहली बात तो जो मनुस्मृति का संविधान था वो असमानता मानता था। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लागू होते ही मनुस्मृति का संविधान खत्म हो गया। मनुस्मृति का संविधान खत्म होने से भारत के सारे नागरिकों को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल ट्रीटमेंट का अधिकार बहाल हुआ। तो ये अधिकार भी घुमंतु जातियों को मिला और इसके तहत संविधान में लिखे हुए सारे अधिकार घुमंतु जातियों को भी उपलब्ध हुए। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की जरूरत है। घुमंतु जातियों को जागृत करने की, उसका राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने की, उसका एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। इसके लिए हम सब लोग मिलकर घुमंतु जातियों को मदद करने के लिए तैयार है, तत्पर है। सलमान सैयद, सूरत गुजरात से, हमारे कार्यकर्ता यह समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ब्राह्मण हैं, उसके बारे में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप ओवैसी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। जय मूल्यवासी। असदुद्दीन ओवैसी ब्राह्मण है ऐसा एक चैनल पर आरएसएस के लोग दिखा रहे थे। हमें मालूम नहीं है वो ब्राह्मण है या नहीं है, मगर आरएसएस के लोग उसको ब्राह्मण कह रहे थे, तो उसका असदुद्दीन ओवैसी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद इसलिए आपके तरफ के लोग ऐसा सोचते होंगे, करते होंगे। वैसे ये मुसलमानों का इंटरनल मामला है। आप उनका समर्थन करना चाहते हो, आप उनका विरोध करना चाहते हो, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और ये आपका इंटरनल मामला है। इसके बारे में आप लोगों को ही फैसला करना है। हमारे उनके इंडिविजुअल को समर्थन करना या विरोध करने का कोई मुद्दा नहीं है। हम अपने ऑब्जेक्टिव से बंधे हुए हैं और मुसलमानों से भाईचारा चाहते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए, इस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी करना हम उचित नहीं मानते। नरेंद्र वाकोड़े, जय मूल्यवासी सर। बीएसएनएल में कार्य करने वाले ठेका मजदूरों को 10 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। कोई अधिकारी और संबंधित ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं है। मजदूरों की भूखमरी हो रही है, इसके लिए क्या किया जाए? सारे दस्तावेजों के साथ सचिवालय को लिखकर भेजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। 2, फेसबुक के कुछ ग्रुप में बामसेप और आपके खिलाफ कुछ लोगों द्वारा गलत पोस्ट कर लोगों में जानबूझकर गैर समझ निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कई फेक अकाउंट है। संगठन द्वारा इस पर कार्रवाई हो सकती है, जरूर हो सकती है, उसका सारा डिटेल भेज दीजिए। राज सर्वदे, सर काशीराम साहब ने बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में क्यों गठबंधन किया था? ये पुराना मामला हो गया है। उस समय की परिस्थिति में उनको जो उचित लगा था वो उन्होंने किया था। बाबा साहब को संविधान सभा में जोगेंद्रनाथ मंडल द्वारा भेजा था, मतलब मुस्लिम लीग से बाबा साहब इलेक्शन में खड़े थे क्या? इस बात को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। फजलुल हक वहाँ के मुख्यमंत्री थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक संगठन, बड़ा संगठन वहाँ था। उसके प्रांतीय अध्यक्ष जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संगठन बनाया था, उसके बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल प्रदेश अध्यक्ष थे और मुसलमानों ने और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों ने
गठबंधन किया था। इस गठबंधन की वजह से बंगाल में फजलुल हक मुख्यमंत्री बने थे और हमारे लोगों ने फजलुल हक को मुख्यमंत्री बनाया था। जब बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान में चुनकर जाने का समय आया तो उनके पास इतने लोग महाराष्ट्र में नहीं थे कि वो चुनकर भेज सके। ये इनडायरेक्ट चुनाव था, इलेक्टेड एमएलए संविधान सभा में चुनकर भेज सकते थे। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर को बैरिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल ने बंगाल बुलाया और चूंकि वहाँ फजलुल हक मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था और उस दौरान उनकी मदद से बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा गया। चुनकर भेजने में फजलुल हक की मदद थी और उनके मदद से उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। मुस्लिम लीग के ऊपर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उनके पार्टी का नाम प्रजा कृषक पार्टी थी और इसलिए उस पार्टी के नाम पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने अपने ही संगठन के द्वारा चुनाव लड़ा था। विनोद कुमार, जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश। जय मूल्यमासी सर, मेरा ये प्रश्न है कि लोकतंत्र का तीसरा पिलर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया कोलेजियम सिस्टम है, जो कि खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए थी, जिसके कारण मूल्यमासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कृपया विचित मार्गदर्शन करें। भविष्य में इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। राहुल मोड़, लोग जाति छोड़े भी तो डॉक्यूमेंट में जाति ही रहेगी, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चों को फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं। ऐसी लोग मुस्लिम बन रहे हैं। बौद्ध में भारत करने के लिए क्या कोई मार्गदर्शन है? यदि आप सिख बनते हैं, यदि आप बौद्ध बनते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके आधार पर भी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया जा सकता है। राजकुमार दास, जय भीम। सर जी, इतना बड़ा आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा है, फिर भी सरकार हर रोज़ मूल निवासियों के विरोध में कानून लागू कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये आंदोलन आगे ना बढ़े, उसको रोक लगाने के लिए उनको हर संभव कोशिश करनी पड़ रही है। मगर बकरी की माँ कब तक दुआ मांगेगी? आखिरकार ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और हम लोगों को आज़ादी मिलेगी और आंदोलन को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है। इस दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए। अजीत कुमार रजक, सर मैं झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला धनवार पचरुखी से हूँ। मेरे साथ लॉकडाउन में बिना वारंट व बिना सबूत के मुझे टॉर्चर कर मानसिक रूप से और मेरे 1.5 माह का बच्चा को 2 घंटा बाहर रखा, जिससे मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया है। मैं विकलांग और एससी कास्ट से आता हूँ। मैं क्या करूँ जो इस लाइसेंसी वर्दी गुंडों की सज़ा मिल सके? आपके साथ जो अन्याय हुआ सारा डिटेल दिल्ली में हमारे ऑफिस में लिखकर भेजिए। कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है जरूर करेंगे। ओम प्रकाश मंडल, जय मूल्यमासी सर। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे का दोष कुछ लोग जोगेंद्र मंडल को दे रहे हैं, क्या ये सच है? 200% झूठ है। इस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं उनको सबूत मांगा जाए। सबूत मांगने के बाद वो सबूत नहीं दे पाएंगे। अनमोल चिखलीकर, सर महाराष्ट्र के महार और मांग जाति में जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर झगड़ा चालू है। उसी तरह से आंध्रा के माला और मादिगा जाति में जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर झगड़ा चालू है। इसकी वजह क्या है? जो संविधान में आरक्षण है उसका फायदा महाराष्ट्र में महार जाति के लोगों को ज़्यादा हुआ है, ऐसा ब्राह्मण लोग मातंग जाति के लोगों को कहते हैं। जाहिर नहीं कहते हैं, प्राइवेट में कहते हैं। उसी तरह से माला जाति के बारे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहते हैं।
और इस वजह से ये झगड़ा कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा लगाया हुआ झगड़ा है, ताकि हम लोग आपस में लड़ते रहे और राजनीतिक सत्ता में संख्या के आधार पर हमारा अधिकार हासिल ना कर सके। इसके लिए वो आपस में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। जिस मुद्दों को लेकर वो लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं उसमें आज तक उनको कोई सफलता नहीं मिली, मगर हम लोगों का ये स्टैंड है कि शेड्यूल कास्ट में कैटेगराइजेशन किया जाए। महाराष्ट्र में मातंग जाति के लोगों की मांग है। हमारा भी कहना है कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में और बैकवर्ड क्लास में, शेड्यूल कास्ट में 3 प्रकार का कैटेगराइजेशन किया जाए। एक अपर लेयर शेड्यूल कास्ट, एक मिडल लेयर शेड्यूल कास्ट और एक एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, और उनके संख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट के अधीन ही रहेंगे ये, और इन सभी लोगों को शेड्यूल कास्ट ही माना जाएगा, मगर संख्या के अनुपात में सभी को अधिकार दिए जाने चाहिए। यह झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में सामाजिक न्याय ये शब्द प्रयोग किया है प्रियम्बल में। ये न्याय इस तरह से किया जा सकता है, ये किया जाना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। इससे ब्राह्मणों को हमें आपस में लड़ाई झगड़ा कराने का मामला खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। यही समर्थन हम लोग तेलंगाना और आंध्रा में भी करते हैं कि माला और मादिगा 2 लोगों की संख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट के लोगों को जैसे 3 कैटेगराइजेशन किया जा रहा है वैसा होना चाहिए। आदिवासियों में शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब 2 कैटेगराइजेशन होना चाहिए, जिससे आदिवासियों के अंदर भी सामाजिक न्याय लागू हो सके। तीसरे, मंडल कमीशन में जो ओबीसी है उसमें ओबीसी में 4 प्रकार के लोग हैं। एक है सबसे निचले पायदान पर नोमैडिक ट्राइब, उनकी संख्या गिनती करनी चाहिए, उनको सामाजिक न्याय करना चाहिए। फिर उसके ऊपर एमबीसी है, उसको न्याय करना चाहिए। फिर उसके ऊपर ओबीसी है, उनके संख्या के अनुपात में उनको अधिकार देकर उनके साथ भी न्याय करना चाहिए। और सबसे ऊपर एससी एसटी ओबीसी से जो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत हो गए हैं, उनको भी संख्या के अनुपात में ये अधिकार बहाल होना चाहिए। ऐसे 4 कैटेगराइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मराठा ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ही उन्होंने इनको मराठा को शूद्र कहा है, मगर वो ओबीसी के लिस्ट में नहीं है, तो उनको संख्या के अनुपात में प्रशासन में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और उसके बाद जो वैश्य है उनको संख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए, क्षत्रिय है उनको संख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए, और जो ब्राह्मण है उनको भी संख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए। संख्या के अनुपात में अगर ये दिया गया तो कोई जाति समूह किसी दूसरे पर अन्याय नहीं कर पाएगा। लोकतंत्र प्रातिनिधिक होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर प्रतिनिधित्व जिसमें विधायिकाएं जहां कानून बनाया जाता है वहां होना चाहिए, प्रशासन में होना चाहिए, न्यायपालिका में होना चाहिए, मीडिया में होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करना आसान होगा और इसका फायदा भारत के तमाम लोगों को होगा और भारत को महान बनाना आसान होगा। भारत में हर संभावना है महान बनने की। मौर्य के समय में अमर्त्य सेन ने यह सिद्ध किया कि भारत का जीडीपी 31% था। इतना जीडीपी आज तक दुनिया में किसी का नहीं हुआ, खुद अमेरिका का नहीं हुआ। तो भारत दुनिया में महाशक्ति था। ब्राह्मणों की वजह से वो भिखारी शक्ति में रूपांतरित हुआ। इसके लिए केवल मात्र ब्राह्मण जिम्मेदार है। उन्होंने अगर जाति व्यवस्था निर्माण नहीं की होती तो ये नहीं होता। इसको समझना जरूरी है।
लक्ष्मण मातंग, जय मूल्यवासी सर। माहेश्वरी जाति के महापुरुष धनी मातंग देव का निर्वाण दिन है। अगर आपके पास कोई मातंग देव के विषय में जानकारी हो तो आप कुछ बताएं। अभी इसके बारे में कोई विस्तार से मेरे पास जानकारी नहीं है, मगर आने वाले समय में इसके बारे में हम लोग पूरा एक किताब तैयार करेंगे और उस किताब के द्वारा सही सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शोभना संजीव यशवंत सर, जय मूल्यवासी। जैसे सीए का गैजेट हमारे पास उपलब्ध है, वैसे एनआरआईसी और एनपीआर के कोई सरकारी दस्तावेज उपलब्ध है तो हमें फील्ड में लोगों को सबूत के रूप में दिखाने में उपयोगी होगा। यदि हो तो कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री का साइट है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। धम्मपाल कटाले सर, जय मूल्यवासी। अगर कोई यूट्यूब पे गलत वीडियो बनाए, झूठा इतिहास बताए, लोगों को बेवकूफ़ बनाए तो उस पर कोई केस नहीं हो सकती है क्या? एक आदमी यूट्यूब पे कहता है कि बौद्ध धर्म कोई धर्म ही नहीं है, वे वैदिक धर्म का ज्ञान है जो बुद्ध ने बताया। ऐसी गलत अफवाह फैला रहा है, क्योंकि जो लोग हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तो इसलिए वो कह रहा है। वो तो इस बात पर हमारा मार्गदर्शन करे और ऐसी झूठी खबरें फैलाने वाले पर क्या ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता? जरूर लिया जा सकता है, मगर जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रचार आप अपने सिद्धांतों का करिए तो आपकी बात लोग ज़्यादा मानेंगे। आप घर में बैठे रहते हैं और वो लोग प्रचार करते रहते हैं, इस वजह से झूठी बातें लोगों में फैलती रहती है। प्रकाश जोगदंड, जय मूल्यवासी सर। न्यायपालिका में सबको प्रतिनिधित्व कब मिलेगा? जब हमारा आंदोलन जन आंदोलन होगा तब ऐसा हो सकता है। इसके लिए आप कोशिश करिए। ओम प्रकाश तंकेत, दिल्ली 43, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि कानून बनाने का कार्य संसद का है, पर बड़ा अफसोस है कि लंबे समय से अप्रत्यक्ष रूप से कानून गढ़ने का काम न्यायालय कर रहा है और सरकारें उन्हें अमल में ला रही है। डर के कारण व्यवहार में इसके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। न्यायालय संविधान के बाहर जाकर विशेषकर आरक्षण के विरुद्ध गैर संवैधानिक कानून बना रही है। जो न्यायतंत्र हमारे विरुद्ध फैसला देता है, हम फिर उसी न्यायतंत्र के सामने उसी पीड़ा फैसले से मुक्ति के लिए याचिका बन जाते हैं। ये कैसी विडंबना है? क्या इसके लिए कोई अन्य संवैधानिक तरीका है न्यायालय का विरोध करने का? न्यायालयीन फैसले का विरोध करने का एक तरीका है न्यायालय में रिवीजन दाखिल करने का। दूसरा, अगर उन्होंने कोई गलत निर्णय दिया है उसके विरोध में सारे देश भर में जागरण करके विरोध करने का और आंदोलन करने का। ये आंदोलन आने वाले समय में हम करेंगे। चंद्रशेखर दास, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बहुजन क्रांति मोर्चा इस समीक्षा पे मूल्यवासी समाज को क्या संदेश दे रहा है? हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं। 2-3 दिन में इस पर संगठित प्रतिक्रिया दी जाएगी। वैसे जितनी जानकारी हमारे पास आई है, हम जल्दी ही इसके विरोध में कोई रणनीति बनाएंगे और जल्दी ही घोषित करेंगे। विनोद कुमार भूसावल, सर जी जय भीम। आपने संपूर्ण बहुजन मूल निवासियों को जगाने का काम किया जो बहुत ही आदरणीय है। सर जी, आदरपूर्वक आपसे एक सवाल है कि देश में 2 वामसेफ संगठन हैं, एक क्यों नहीं? और महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुत ही बड़े बड़े नेता है और बुद्धिजीवी लोग हैं और देश के अन्य प्रदेशों में भी है, लेकिन ये सभी एक झंडे और एक ही पार्टी में क्यों नहीं आते? क्या इनको संगठित करने के लिए आपने कोई प्रयास किया है? देश में हमारी एक पार्टी मान्यवर काशीराम ने बनाया था, जो आज पार्टी में लोकतंत्र के अभाव में लड़खड़ा रहा है। क्या उसे आप संभाल नहीं सकते? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। पहला सवाल, 2 वामसेफ संगठन हैं ऐसा आप कह रहे हैं। कोर्ट ने दूसरे वामसेफ चलाने वाले लोगों के विरोध में फैसला दे दिया है और हमने सोशल मीडिया में कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आया है
ये भी हमने घोषित किया है, उनको ऐसा करने का यूज करने का अधिकार नहीं है। मगर हम लोगों ने जो वामशिफ्ट चलाया हुआ है वो 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में और 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गाँव में चला रहे हैं, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमको अपना आंदोलन आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी कंक्लूसिव बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सफलता हासिल करने के लिए अगर हम आंदोलन करते हैं तो 15% का समर्थन चाहिए। अगर राजनीति में सफलता चाहते हैं तो 30% लोगों का समर्थन चाहिए। 100% लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। स्वरूप पवार, जिला अध्यक्ष वामसिफ्ट, बाड़मेर, राजस्थान। सर, जय मूल निवासी। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान डीएनपी एरिया में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क, खातेदारी जमीन पर केसीसी सहित उपलब्ध नहीं हो रही है। इस एरिया में बाड़मेर जिले के 69 गांव, रकबा, बीघा जमीन, कुल जनसंख्या और निवास कर रही है। इतनी सरकारें आई मगर वादा ही रहा। इस एरिया में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग निवास करते रहे। क्या इस समस्या को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल किया जा सकता है? जरूर शामिल किया जा सकता है। और इसमें 69 गांव के लोगों का अलग से आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मगाराम हातमा अमले वहाँ के बड़े हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बहुजन क्रांति के भी दूसरे हमारे नेता हैं। उनको ये बात मैं जाहिर रूप से बता रहा हूँ कि ये 69 गांव का अलग आंदोलन खड़ा किया जाए ताकि इन गांव में रहने वाले लोगों के साथ न्याय किया जा सके। विनय परमार, भारत मुक्ति मोर्चा, सूरत यूनिट। सर, IT सेल क्या होता है और उसका मुख्य कार्य क्या है और दुश्मन उसको कैसे हमारे समाज के विरोध में यूज करते हैं? हमारे पास YouTube और Facebook पर MNTV चैनल है। हमारा मीडिया देश भर की घटना पर वास्तविक खबरें दिखाता है, लेकिन उनके व्यूअर्स बहुत कम होते हैं। तो क्या इसको बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को उस पर डेली अपडेट रहने के बारे में और हमारे गांव के छोटे बड़े से लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन जैसे कार्यक्रमों में थोड़ा समय हमारे सोशल मीडिया को बढ़ाने के खातिर हम उपस्थित लोगों से अपील कर सकते हैं कि यह चैनल्स, फेसबुक पेजेस, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप लाइक और सब्सक्राइब करो, उन पर डेली अपडेट रहो ताकि नेशनल मीडिया द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसकी वास्तविकता से वाकिफ रहा जा सके और चैनल और पेजेस के व्यूअर्स को भी बढ़ाया जा सकता है। निश्चित रूप से ऐसा करना होगा और संगठन जैसे ही कोरोना वायरस की महामारी के खत्म के बाद में संगठित रूप से इसका एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने वाला है। विक्रम सिंह, कौशाम्बी, UP से हूँ। जय मूल निवासी। सर जी, मेरा सवाल है कि बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा NRC CAA के विरोध में 29 जनवरी 2020 को जो भारत बंद किया गया था, उस शांतिपूर्ण आंदोलन में UP के साथ साथ पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में फर्जी FIR दर्ज किया गया और कहीं कहीं कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और पकड़कर जेल भी भेजा गया। जो लोग जेल गए थे उन सभी को जमानत पर तो बाहर करा लिया गया, लेकिन जिन लोगों के ऊपर पुलिस ने फर्जी FIR दर्ज किया था और जेल नहीं गए थे और अभी तक जमानत भी नहीं कराई है, क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन सभी लोगों को जमानत करा लेना चाहिए या फिर इस फर्जी FIR को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए खारिज करने के लिए और फर्जी FIR दर्ज करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होती ही चार्जशीट जिला कोर्ट में पेश कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं के नाम वारंट जारी हो सकते हैं। उसके बाद पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में दबिश देकर परेशान कर सकते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। सारा डिटेल जिन लोगों के साथ मतलब वो उनका जमानत नहीं हुआ है और उनके नाम पर है, ऐसा सारा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर राजकुमार थोरात के पास सारा दस्तावेज भेज दीजिए, हम अपने लेवल पर कार्रवाई करेंगे। रविंदर भंडारी, जय मूल्यवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। राजरतन किस आधार पर काम कर रहा है? कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। राजरतन हमें गुमराह कर रहे हैं। सर, कमेंट बॉक्स में मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसका मार्गदर्शन करें। उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल बाबा साहब आम्बेडकर के ख़ानदान से हम हैं ऐसा कह रहे हैं, इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए हमको ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। HK हरमिंदर खालसा,
क्या आपका संगठन अपने कार्यकर्ताओं को कोई कागज पत्र देता है जिससे मूल्यवासियों को जगाने का काम करने वालों को कोई बेवजह परेशान ना करे? हमारे कार्यकर्ताओं को कोई परेशान नहीं करता है। अगर परेशान करता है तो उन लोगों के खिलाफ हम अपने लेवल पर कार्रवाई करते हैं। कमल नारायण जायसवाल, सर हम एक कैसे हो सकते हैं जब हमारे नेता इतने बटे हुए हैं? हमको जन आंदोलन करने के लिए 15% लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और राजनीति में सफल होने के लिए 30% इकट्ठा होने की ज़रूरत है। 100% इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखोगे तो आप इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका दिमाग भटका हुआ है, आप केंद्रित करिए और आंदोलन में सहभागी होइए। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में इसी तरह से आप सवाल पूछते रहिए, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद। काली पट्टी निषेध आंदोलन हम लोगों ने जारी किया हुआ है। आप सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन को चलाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि में फंड जमा किया जाए। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनको सबसे पहले निवेदन है कि वो अपना फंड जमा करें। हमारे सपोर्टरों को निवेदन है कि वो फंड दे। तो एक तो कार्यकर्ता है, एक वेलविशर है, सपोर्टर है, डोनर है। उन सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निधि देने का काम करे। जो अकाउंट नंबर दिया गया है उसी अकाउंट नंबर पर ये देना होगा। कोई डिफिकल्टी आती है तो सचिवालय को संपर्क करके पूछा जा सकता है, जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।